यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। हम लोग आज संघवाद अर्थात जो फेडरलिज्म जो है क्लास 10 सिविक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है, उसका हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में डाल दिया है। क्लास 10 सिविक्स के नाम पर आप प्लेलिस्ट पे जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। वहाँ वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने तोड़ तोड़ के वीडियोस बना दिया। अभी मैं हिंदी में बना रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ, फिर मैं इंग्लिश में लूँगा। हिंदी में बनाने का रीज़न ये है कि पहले मैं चाह रहा था गवर्नमेंट एम्प्लॉय और जो गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को कुछ हेल्प पहले मिल जाए, क्योंकि वो लोगों को पढ़ने उड़ने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले हिंदी में लिया, फिर बाद में मैं इंग्लिश में बना ही दूंगा। अभी 10th बोर्ड में टाइम है। प्लस इन सब से एक और फायदा क्या कि मैं खास करके फोकस कर रहा हूँ, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसके लिए एनसीईआरटी बेस होता है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो टीचर्स के वजह होते हैं एग्जाम, एस्टेट बोलिए या टीजीटी पीजीटी बोलिए, केवीएस बोलिए, एनवीएस बोलिए, प्लस जो यूजीसी नेट या एनटीए नेट जो होते हैं उन लोगों के लिए ये लाभदायक है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, मैंने पहले कर दिया, ठीक है। तो मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। एक रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जिसे इसकी खास ज़रूरत है ना। वो लोगों को मिल सके जो भी फ़ायदा है। मैं पैसे तो लेता नहीं हूँ, बस आप लोगों की खुशी के लिए और मैं अपनी खुशी के लिए ये काम करता हूँ। बस उन लोगों का हेल्प कर दीजिएगा शेयर करके, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर, तो हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन से क्या। क्वेश्चन से मैं दो पार्ट में लेके आऊँगा, ठीक है, क्योंकि कुछ अभी प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसलिए टाइम का थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए, ठीक है। इसलिए मैं दो हिस्से में लेके आया। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कहता है, यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 नंबर है। कहता है भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाएं। अब भारत का जो खाली नक्शा है, खाली नक्शा आप ले लीजिएगा, ठीक है। मैं इसे बता दे रहा हूँ कहाँ पर है ये। तो कौन सा राज्य हमें दर्शाना है, ठीक है। तो मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मैप पर चलते हैं, कहाँ पर है मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। तो फिर हम मैप पर मैं चलूंगा। कहाँ है मैप, कहाँ है मैप? यस, यहाँ पर है मैप हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या था, हमें फाइंड करना है मणिपुर। इसका मैं कलर चेंज कर लूँ क्या? येलो कर लेता हूँ, ठीक है। ये कलर डन, ठीक है। वो मैच कर जाएगा, राइट। रेड ही रखता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, हो जाएगा। चलिए देखते हैं कहाँ पर है। तो सबसे पहले मणिपुर है, तो देखिए मैप में यहाँ पर दर्शाया गया है मणिपुर। यहाँ आपको पड़ेगा, ये ग्रीन वाला सेक्शन देख रहे हैं, मणिपुर ये है जिसकी राजधानी इम्फाल है, मणिपुर, ठीक है। फिर दूसरा बोला गया सिक्किम, ये ऊपर देख रहे हैं सिक्किम, आपको सिक्किम दिख रहा होगा यहाँ पर। ये जो देखिए पिंक कलर में, गुलाबी कलर में सिक्किम है, यहाँ पर देख रहे हैं, छोटा सा, जिसकी राजधानी गैंगटॉक है, ठीक है। मिल गया आपको। तीसरा बोला था छत्तीसगढ़, देखते हैं छत्तीसगढ़ कहाँ पर है। छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ यहाँ हमें मिल रहा है। ये जो ब्लू वाला जो है, ब्लू क्या, ये ब्लू तो कलर नहीं है, ठीक है, वायलेट है, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ, ये छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर है। एक और कौन सा जिला, सॉरी मतलब राज्य पूछा गया, तो गोवा। तो गोवा यहाँ पर है, देखिए ये गोवा यहाँ पर है, ठीक है। ये हल्का सा ग्रीन देख रहे हैं, गोवा, जिसकी राजधानी क्या, पंजिम है, ठीक है। मिल गया। पहला का आंसर क्या है, आप इसे ब्लैंक मैप में आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। कहता है, यस, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले तीन देशों की अवस्थितियां बताएं और उनके नक्शे को रंग से भरें। तो नक्शा दिखाना है भारत के अलावा,
ठीक है, कौन कौन से हैं उन पर हमें दिखाना है। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था 3 देशों का। ठीक है, तो चलिए फिर से मैं मैप पर लेके चलता हूँ। आपको याद है पेज नंबर शुरुआत वाली 1 या 2 पेज में दिया गया है रेड कलर और वाइट कलर का जो मैप है। हाँ, यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर इंडिया हमारा हमारा प्यारा भारत यहाँ पर है। ठीक है, 3 अन्य देश बताना था, तो हम लोग बता सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा है, जिसे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ दिखा दूँ नीचे, यहाँ आप ऑस्ट्रेलिया ले सकते हैं एक। ठीक है, यहाँ ब्राज़ील ले सकते हैं आप। ठीक है, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका ले सकते हैं, लेकिन अमेरिका में थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज भी है। ठीक है, प्योर संघीय व्यवस्था नहीं है, तो आप यही 3 रखिए। ठीक है, अमेरिका को छोड़िए, हटाइए। ये 3 हमें मिल गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखते हैं क्या है। ये अब क्वेश्चन से लिखने का है। ठीक है, जो मैप का था मैंने करवा दिया। अब देखते हैं क्या है। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, थोड़ा सा, हाँ, कहता है भारत के संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बेल्जियम का जो स्ट्रक्चर था, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, और हमारा जो इंडिया का ये जो बेल्जियम और प्लस जो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, तो इन दोनों में एक हमें सिमिलैरिटी बताना है और एक हमें डिफरेंस बताना है। इन दोनों में क्या है, जब दोनों की सरकारें सत्ता की साझेदारी करती है, लेकिन फिर भी डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ से चलिए मैं आपको अपने पीपीटी फाइल पर लेके चलता हूँ। तो पीपीटी पर मैं हम लोग देखते हैं, वहाँ पर मैंने क्वेश्चन से प्रेजेंट करके रखा है, तैयार करके रखा है। तो चलिए वहाँ पर हम लोग देखते हैं। यस, देखिए मैंने यहाँ पर तैयार करके रखा है। ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीति कक्षा 10 अध्याय 2 संघवाद या फेडरलिज्म प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं क्या है इसके क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 हमने देख लिया मैप पर, बट क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग यहाँ पर देखें। मैं इसे क्या जूम आउट कर दूँ थोड़ा, काफ़ी इतना है ना। चलिए क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषताएं बताना है। ठीक है, मिलती जुलती विशेषता को हमें दिखलाना है। ठीक है, ये कलर ना मैं और डार्क ले लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है, डन। तो देखिए उत्तर में क्या है, इसका आंसर है भारत में संघवाद के व्यवहार में विशेषता को बेल्जियम के समान है। तो समानता क्या है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता की साझेदारी, ये इक्वलिटी है, क्योंकि वहां भी इक्वल था जिस तरह भारत में है। ठीक है, लेकिन विशेषता क्या है, विशेषता या अंतर क्या है। अंतर है कि भारत में व्यवहार में कोई सामुदायिक सरकार नहीं है, जबकि बेल्जियम में है। तो भारत में कोई सामुदायिक सरकार नहीं। देखिए एक कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे स्थानीय जो शासन व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बन गया है। ठीक है, और वो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस बेल्जियम में नहीं था। वहां पर एक स्थानीय सरकार थी एकदम सेपरेट, है ना, जो जिस तरह भारत में नहीं था। 1992 के पहले तो था इसी टाइप का, लोकल था, संवैधानिक उतना संविधान मतलब चर्चा ही नहीं किया गया। लेकिन 1992 के बाद 73वां संविधान संशोधन हुआ था, वहां से संविधान में, भारतीय संविधान में तीसरा स्तर जोड़ा गया, पंचायती राज व्यवस्था। तो आंसर आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, यहाँ पर सिमिलरिटी क्या है, तो यहाँ पर केंद्र और राज्य के साथ सत्ता की साझेदारी है, और यहाँ पर सामुदायिक सरकार नहीं है, जबकि बेल्जियम सामुदायिक सरकार है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यहां पर है शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है। मतलब संघीय व्यवस्था में क्या टर्म आते हैं और एकात्मक व्यवस्था में कौन कौन से टर्म आते हैं, तो उसका हमें एग्जाम्पल के साथ दिखाना है। ठीक है, बताना है। तो मैंने आंसर यहाँ पर दिखाया है संघीय स्वरूप। पहले मैंने संघीय स्वरूप लिया, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले संघीय के बारे में पूछा गया, तो इसलिए मैंने संघीय स्वरूप लिया, रूप लिया। तो कहता है संघ और राज्य सरकार के बीच शक्ति का बंटवारा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, संघीय व्यवस्था में क्या, राज्य और केंद्र के बीच में शक्ति को बांटा गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
अब उदाहरण के रूप में मैंने खुद भारत को लिया है। देख जैसे कि कहता है कि केंद्र स्तर पर संघ सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकारें और स्थानीय स्तर पर पंचायती राज। तो यहाँ पर क्या है, सरकारों का बीच बंटवारा पर है ना, 3 स्तर पर भारत में बांटा गया है। यहाँ तक क्लियर है, राइट। आगे कहता है एकात्मक रूप में हम देखेंगे, कहता है सत्ता केंद्र सरकार के साथ एकीकृत है और राज्य सरकारों की कोई भूमिका नहीं है। तो एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि राज्य सरकारों के पास कोई वैसी पावर नहीं होती है, मतलब अधिकार नहीं होता है कि वो केंद्र सरकार के विरुद्ध जाकर काम करे या फिर वो अपने मन से कोई कानून बना सकें। उदाहरण के लिए हमने श्रीलंका को लिया है, नीचे और भी लिया, लीबिया है, सऊदी अरब है, ठीक है। राष्ट्रीय सरकार के पास सभी शक्तियां मौजूद है, जबकि राज्य सरकार के पास वैसी शक्तियां मौजूद नहीं हैं। यहां भी क्लियर है, राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 1992, ठीक है, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। मतलब यहां पर बताया जा रहा है कि भारत में 92 के बाद और 92 के पहले ये व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। ये पहले बताना है और इधर बाद बताना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दिखाया है 92 के संविधान संशोधन के पहले स्थानीय शासन निकायों के पास संवैधानिक शक्ति नहीं होती थी। मतलब 1992 के पहले हमारे यहाँ जो स्थानीय शासन व्यवस्था थी उस समय संवैधानिक स्तर से उसमें पावर शक्ति नहीं होती थी। अब उस समय स्थानीय निकायों के चुनाव भी नियमित रूप से नहीं हो पाते थे, उस समय नियमित रूप से चुनाव भी नहीं हो पाते थे। लेकिन 1992 के संशोधन के बाद चीजें बदल गई। मतलब ठीक इसका ऑपोजिट आप लिख सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं कि संवैधानिक शक्ति दिया गया। कब दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, याद रखिएगा। 1992 93वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज जोड़ा गया, नगर पालिका को भी ऐड किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, संवैधानिक शक्ति है, एक अलग से उसके निकाय बना दिया गया और चुनाव भी अब नियमित रूप से होता है। कितने सालों में? 5 साल में होता है, ठीक है। क्लियर यहां तक, राइट। आगे चलते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। या फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने बोला था फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू अलग करा दूं, मैंने सोचा सीरियल वाइज मैं लाइन बाय लाइन करा ही देता हूं, ठीक है। 6 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है रिक्त स्थानों को भरना है। कहता है चूंकि अमेरिका डैश तरह का संघ है इसलिए वहां सभी इकाइयों को समान अधिकार है। तो किस तरह का संघ है वो? तो सबको साथ लाने वाला संघ है, सबको एक करने वाला संघ है। वहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हम कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सबको साथ लाने वाला या फिर सबको साथ लेने वाला, ठीक है। लेने वाला लाने वाला ही, ठीक है। काफी यहां तक आगे लिखता है संघीय सरकार, यहां से संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत डैश है। अब बोलता है संघीय सरकार के मुकाबले, कहाँ की बात कर रहा है? अमेरिका की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वहां का जो संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत क्या है? प्रांत अधिक शक्तिशाली है। हमने पढ़ा था कि भारत में भारत का स्ट्रक्चर और अमेरिका के स्ट्रक्चर में यही डिफरेंस है कि वहां पर राज्य सरकार केंद्र से ज्यादा पावरफुल है, जबकि यहाँ पर केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है। यदि केंद्र मतलब क्या बोलते हैं, केंद्र सूची हो जाए, राज्य सूची और समवर्ती सूची आते हैं, तो केंद्र और राज्य की अलग अलग सूचियां अपने अपने विषय पर काम करें। यदि समवर्ती सूची के अंतर्गत यदि कोई ऐसा काम आता है, ऐसा प्रोजेक्ट आता है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार के बीच मतभेद होता है, तो केंद्र सरकार का बात वहां पर वैल्यू दिया जाता है, बात रखी जाती है, ठीक है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। आगे लिखता है लेकिन भारत की संघीय प्रणाली डैश की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। तो क्या है, यहाँ भी सबको जोड़ने वाली है, ठीक है। यहाँ का भी आंसर लगभग 1 और 3 का सेम जा रहा है, ठीक है। तो भारत की संघीय प्रणाली भी सबको जोड़ने की है और यहाँ कुछ राज्यों को आमतौर से ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। जैसे कि हम कह सकते हैं यूनियन टेरिटरीज अलग हो गया है ना, कुछ स्पेशल पावर है, सिक्किम हो गया उधर, है ना। क्लियर है ना। उधर पुडुचेरी का भी एक अलग पावर है, दिल्ली का एक अलग पावर है, ठीक है। इन सब के बारे में मैं जब अलग से कंटेंट लेकर आऊंगा, स्टेट के बारे में पढ़ाऊंगा, हर स्टेट पर डील करूंगा, तब मैं डिटेल बता दूंगा। क्लियर है। तो आज मैंने 6 ही क्वेश्चन लिया है, ठीक है। आगे मैं कल से लेकर आऊंगा इसके आगे के पार्ट को, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलता हूँ, मैं कल ही लेके आऊंगा। देखता हूँ टाइम थोड़ा एडजस्ट करने दे, कुछ काम है घर पर, उसमें फंसा हुआ हूँ, कोई बात नहीं।
चलिए थैंक यू। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर यदि आप नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल से जुड़े रहिए ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, थैंक यू। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिएगा। ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं। जय हिंद, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, सॉरी, थैंक यू वेरी मच।